नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। आंखें हमारे शरीर का वो अनमोल तोहफा है जो इस रंगीन दुनिया को देखने का, समझने का, महसूस करने का हमें मौका देते हैं या हमारे लिए बेहद ज़रूरी ही होती हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन इन आंखों का आपको ख्याल कैसे रखना है? इन आंखों के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी है? क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी? कैसे इनका ख्याल रखना है और कैसे इन आंखों के लिए आपको और भी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती है? इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है? ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के आई स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं आशीष महोबिया जी, और ये तमाम जानकारियां डिटेल में हमें आशीष जी बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी हमारे खास शो में। सबसे पहला सवाल मेरा आशीष जी आपसे यही रहेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि बहुत नॉर्मली हम लाइव जीते हैं, अरे देख तो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, इतना ही हमारे लिए ठीक रहता है, लेकिन हम वो ट्रीटमेंट या वो प्रिकॉशंस नहीं लेते अपनी आंखों के लिए। देखिए, हम जैसे इमेजिन करो अगर आपके पास एक गाड़ी मिले और आपको ऊपर वाला आके बोले भाई देखिए एक ही गाड़ी है, इसी गाड़ी में तुम कुछ बड़े भी होना है, इसी गाड़ी में शादी भी करना है, इसी गाड़ी में आने वाले बच्चों को घुमाना है, इसी गाड़ी में बच्चों की शादी भी करानी है और यही तो बस एक गाड़ी है, तो गाड़ी को आप कैसे रखोगे? जान से ज़्यादा कीमती। बिल्कुल। तो ऊपर वाले की दी हुई गाड़ी है हमारा शरीर, ये हमको एक ही पीस मिलता है, आंखें भी एक एक पीस ही मिलती हैं। तो अगर हम इसके लिए लापरवाही करेंगे, सोचिए गाड़ी के लिए सर्विसिंग कराने की डेट हम गूगल कैलेंडर पे डाल देते हैं, लेकिन आंखों का चेकअप के लिए नहीं करते। तो इसका आंसर अपने आप में जो हमारे दर्शक सोचेंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा कि इससे कीमती चीज़ क्या हो सकती है। हमको हर साल चेक कराना चाहिए। आंखें क्यों चेक कराना चाहिए? क्योंकि आंखें हमारी साल भर में बदल जाती है, नंबर एक। नंबर दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 40 ईयर्स के बाद ग्लोकोमा नाम की बीमारी होती है जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आप ब्लाइंड हो सकते हैं, क्योंकि नज़र भी साइड से कम होती है और दर्द नहीं होता। तो ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग हर 40 ईयर प्लस वाले को कराना है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। और 40 के बाद नज़दीक का चश्मा भी आता है, वो भी चेक कराना चाहिए। तो आंखों की कुछ ऐसी जानकारी है जो अगर डॉक्टर नहीं बताएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, खासकर हमारे दर्शक जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक लोगों को हमको साल में एक बार, भले आपको कोई तकलीफ हो या नहीं हो, अपने को आंखों की और किडनी की जांच करानी है। इसका वेट नहीं करना है कि मेरे को आंखों में तकलीफ होगी, मुझे तो बढ़िया दिख रहा है, मैं क्यों चेक कराऊं, या मुझे फालतू में समय क्यों वेस्ट करूं, खर्चा क्यों करूं। ऐसा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। प्लीज़ आंखों की जांच कराइए, क्योंकि आपको जब पता चलेगा जब तक कि 75% नुकसान हो चुका होगा। छोटे बच्चे 5-6 महीने के, साल भर के बच्चे होते हैं और आजकल देखने को बहुत आम हो गया, उनको भी चश्मा लगा हुआ होता है। तो ऐसा क्या होता है कि छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है? एक तो जेनेटिक्स होता है, कई बार माँ बाप या फैमिली में कोई होता है, जैसे हो सकता है पापा ना हो पर उसके चाचा हों या दादा हों या बड़े पापा पापा हों। जेनेटिक्स थोड़ा सा हमारा जो नियर का जो हम काम ज़्यादा करते हैं ना आजकल, बोलते हैं चश्मा सभ्यता का अभिशाप है। हम दूर के काम के लिए पैदा हुए थे, भगवान ने हमको ये सब पास पास के काम करने शुरू कर दिए, तो पास काम देखने के आदी नहीं थे, आंखें थोड़ी सी, तो इसलिए ये थोड़ा सा ही सभ्यता का भी या पढ़ाई लिखाई का भी है। मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम, एक स्क्रीन टाइम बच्चों का दिन भर में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो मोबाइल देखता है, स्क्रीन देखता है, या जो भी काम करता है अपना लैपटॉप पे काम करता है, होमवर्क, 1 आवर स्क्रीन टाइम फॉर अ किड इज़ गुड इनफ। और इससे होता है। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि बच्चों में चश्मा ना बढ़े उसके लिए वो क्या करें। तो सबसे पहले तो चश्मा बच्चों को जो लगाते हैं अपन, वे चश्मे में थोड़ा प्रोटेक्शन वाले होने चाहिए। बच्चों का नंबर भी अलग तरीके से निकाला जाता है, सीधे जाके कंप्यूटर में बैठा के नंबर देना बच्चों के लिए गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो सही जांच नहीं हो रही है। बच्चों की जांच, बच्चों में आंखों में पावर इतना होता है कि वो अनजाने में ही कंप्यूटर को धोखा दे देते हैं, और कंप्यूटर सोचता है कि नंबर 3 आया है, एक्चुअल नंबर रहता है 1, क्योंकि उनकी फोकसिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहती है। तो अच्छा डॉक्टर कभी होगा ना तो वो बच्चे को धुंधला करके देखेगा, फिर दोबारा एक बार चेक करेगा, फिर उसके बाद नंबर देगा, क्योंकि ज़िंदगी भर का सवाल है, बच्चों में नंबर जल्दी देते नहीं हैं। नंबर दो, जब भी हम चश्मा बनाते हैं तो चश्मे के ऊपर एक जो कोटिंग होती है, आजकल ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं तो फट से ब्लू कट कोटिंग दे देते हैं। तो अच्छा है ब्लू कट कोटिंग, एक जनरल, नॉट बैड, बट एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लू कोटिंग, क्योंकि कुछ ब्लू लाइट हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ब्लू लाइट से हमें खुशियाँ मिलती हैं, ब्लू लाइट से हमको दिन और रात का पता चलता है। तो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन उस ब्लू लाइट से सेक्रेट होता है। तो ब्लू कट चश्मा हर बार जरूरी नहीं है। आप एक डॉक्टर से पूछे कि कौन सा चश्मा मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। तो ये दो चीज़ों में करेंगे। बच्चों को थोड़ा ब्रेक देने बोलेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट पढ़ाएं, 5 मिनट का ब्रेक दें, 15 मिनट पढ़ाएं, 5 मिनट का ब्रेक दें। तो बहुत लगातार पास के, ये बड़ों के लिए भी लागू होता है। इसको टोमेटो टेक्निक अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये करना चाहिए। दूर से पढ़ाई करें बच्चे, लगातार पढ़ाई ना करें, और रोशनी अच्छी हो जा, पढ़ रहे हैं वहाँ पर, क्या तो खिड़की के पास बैठ के पढ़ें या ट्यूबलाइट की रोशनी में पढ़ें। ओके। क्योंकि अगर रोशनी की बात कर ही रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे बैठते हैं और अपने डायरेक्ट टेबल के ऊपर वो लाइट लगाते हैं, क्या वो चीज़ ठीक है? आजकल एक बहुत
अच्छी बात आपने निकाली। आजकल वो एलईडी लाइट्स होती हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, बिकॉज एलईडी लाइट पे ना उसमें जो रेस कुछ यूवी लाइट ऐसी निकलती, बीच में आपने पढ़ा होगा किसी शादी वादी में कोई फंक्शन हुआ था, बहुत लोग ब्लाइंड हो गए थे, आंखों की दिक्कत आ गई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एलईडी लाइट। तो एलईडी लाइट अभी लगाते हैं तो देखना, हमारे यहाँ पे भी हम शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कवर्ड हैं लाइट्स, वो तो लाइट या तो कवर्ड रहें, सीधे बल्ब जो लगा देते हैं ना एलईडी, हम पावर सेव करने के लिए या पैसे सेव करने के लिए, कई बार वो नुकसान करते हैं, वो कवर्ड होना चाहिए एलईडी लाइट्स, या फिर वो कवर्ड वाली ट्यूबलाइट्स होती है, दैट दोज आर गुड। तो सीधी आंखों पे रोशनी ना पड़े, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे रोशनी हो। अच्छा, बच्चों के बाद हम यंगस्टर्स की क्योंकि बात करनी बेहद ज़रूरी है। हमेशा क्या होता है, यंगस्टर्स को ना, या लड़कियों को या लड़कों को आजकल लेंस का बहुत शौक है। कहीं जाएंगे पार्टी में ग्रे लेंस लगा लिए, मेरा लुक बहुत अच्छा आ रहा है, वो कितनी दिक्कतें दे सकता है उन लोगों को? नहीं, अच्छा है, लगाना चाहिए, बल्कि यंग एज तो एंजॉय करने के लिए होती है, मुझे लगता है कि फुल एंजॉय करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो क्या सेफ्टी रखनी है अपने को? नंबर 1 सेफ्टी रखनी है कि जब भी कॉन्टैक्ट लेंस लें तो कंपनी अच्छी लें। क्यों अच्छी लें कंपनी? क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसी चीज़ है जो सीधे आपके कॉर्निया पे बैठता है। कॉर्निया आंखों का बहुत मुलायम भाग होता है, कॉर्निया पारदर्शी होता है, और कॉर्निया में खून की नलियाँ नहीं होती, तो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट होता है अपने पड़ोसियों पे। अगर कोई अटैक कर दिया तो उसको आजू बाजू वाले खाना पीना दे के उसको बचाते हैं, अपने घर में वो खुला है घर उसका। तो कॉर्निया में अगर कुछ ऐसी चीज़ लगा दें जो सेफ ना हो, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस लगाते समय हम कई बार ब्यूटी पार्लर से कॉन्टैक्ट लेंस ले लेते हैं, नॉट बैड इफ़ यू डोंट ट्रस्ट, प्लीज़ गो एंड मीट अ डॉक्टर, टेल हिम कि मुझे एक कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है। पर जरूरी नहीं कि जो आपका फेशियल करे वही आपको कॉन्टैक्ट लेंस भी दे, क्योंकि आंखें एक अलग चीज़ है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। आई डोंट से दे आर राइट और रॉन्ग, बट मैं निर्णय अपने ऑडियंस पे छोड़ता हूँ। दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते समय हमको ना लगा के सोना नहीं चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस, किसी भी कॉन्टैक्ट लेंस में लगा के सोना इज़ टोटली रॉन्ग। तो जब भी आप 1 घंटे की भी नींद ले रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दीजिए, उसके बाद सोइए। ये 2 प्रिकॉशन लेने से। और तीसरा होता है कॉन्टैक्ट लेंस का, जो पानी चेंज नहीं करते लोग, नल का पानी डाल देते हैं या कुछ। कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि देखिए, एक गीले पोछे को भी घर में आप छोड़ दोगे ना, 2 दिन में बदबू आने लगती है। तो गीले कॉन्टैक्ट लेंस को आप रखे हो, वो पानी में डाल दोगे तो कितने इन्फेक्शन हो जाएंगे उसके अंदर। थोड़े दिन पहले देखा भी था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी थे, कॉन्टैक्ट लेंस के कारण कितनी दिक्कतें उनको हुई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है, इतना बुरा हाल हो सकता है कि उसमें ऑपरेशन कराने की तक दिक्कत आ जाए या ज़रूरत पड़ जाए? माफी मैंने एक जेवियर्स कॉलेज की लड़की को दोनों आंखों में ब्लाइंड होते हुए देखा है, ब्लाइंड, और उसको फिर बाद में नेत्रदान वित्रदान करके किसी तरह से थोड़ी बहुत रोशनी आई जो आई, बट शी गॉट ब्लाइंड बोथ आईज। वेरी सैड, बट दिस इज ट्रू। अच्छा, तो इसके लिए हम ये है कि लेंस को क्लियर करते रहें या तमाम चीज़ें करते रहें? आजकल एक डिस्पोजेबल लेंसेज भी आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डिस्पोजेबल लेंसेज यूज़ करें, पानी को साफ चेंज करते रहें। और डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे विल ट्रेन यू, दे विल गिव ऑल द सेफ्टी इनपुट्स एंड ऑल दैट विच यू हैव टू टेक केयर। तो इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी नज़दीक में आपके अच्छे डॉक्टर, आई डॉक्टर, उनसे आप लें, उसको खिलवाड़ ना करें आंखों को। अच्छा, अब चूंकि ये आप यंगस्टर्स की बात हुई तो ओल्ड लोगों की भी बात कर लेते हैं। अब उनका क्या होता है, हमेशा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें मोतियाबिंद बहुत आम रहता है। मोतियाबिंद इस जने को हो गया है, इस उम्र में मोतियाबिंद हो जाता है, तो उस वो क्यों होता है? उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? मोतियाबिंद जो आमतौर पे हम देखते हैं वो तो बुढ़ापे का होता है, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे मोतियाबिंद होना तय है। कभी कभी चोट के कारण, कभी कभी आनुवंशिक भी हो जाता है, जेनेटिक्स भी उस कारण से मोतियाबिंद होता है, कभी कभी बीमारियों दवाइयों से होता है। एक बहुत कॉमन चीज़ है, लोग मेडिकल स्टोर से जाकर दवाई लेकर डाल देते हैं। और मेडिकल स्टोर वाले भैया जो होते हैं, जैसे कई बार गाँव एरिया में तो एक्चुअली उनके लिए मसीहा ही होता है, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलती हो जाती है। वो होती है कि उसमें स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स इनिशियली तो बहुत अच्छा फायदा करेगा, जैसे आपको खुजली हो रही है, आप डले, लाल बहुत हो गई, खुजली हो रही है, ये ड्रॉप ले लो भैया, और डाल दिया उन्होंने ड्रॉप। शुरू में बहुत अच्छा लगेगा, उसी ड्रॉप को अगर लंबा डाल दिया तो फिर वो धीरे धीरे मोतियाबिंद और ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, ब्लाइंड भी कर सकता है, ग्लोकोमा कॉज करके। तो ये ड्रॉप को लंबे समय डालने से भी मोतियाबिंद होती है। तो एक सबक ये भी हमको आज के टॉक से मिलता है कि कभी भी मेडिकल से दवाई लेके, एक तो मेडिकल से दवा लेके ना डालें, हो सके तो अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ डॉक्टर उपलब्ध है। सेकंड, अगर डॉक्टर ने 5 दिन में बंद करने बोला है तो प्लीज़ 5 दिन में बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है। वो डॉक्टर आपके घर पे नहीं आएगा कि वो बोलते हैं ना जिंद बन के कि मैंने तुम्हें 5 दिन में बंद करने बोला था, तुम क्यों बंद नहीं कर रहे हो। अच्छा, चूँकि आप बता रहे हैं कि इस तरह से आपको सीधा फार्मेसी पे नहीं जाना है कि आप गए, आपने किसी दवाई की दुकान से उठाई कोई दवाई और आँखों में डाल ली। लेकिन आजकल ये भी देखने को मिला, जो कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन या सॉल्यूशन जो भी उसे कहते हैं, सॉल्यूशन भी आँखों में डाल लेते हैं। कहते हैं कि ये आई ड्रॉप के तरह पे काम करता है। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, मैंने ये चीज़ देखी है उनको करते हुए। गलत है।
आई ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होते हैं, वो आमतौर पे सेफ होते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि अपन कोई दवाई अपन नहीं ले सकते, बट लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप एक ऐसी चीज़ है, एकमात्र चीज़ है जो आप किसी मेडिकल स्टोर से लेंगे तो वो कोई आमतौर पे सेफ बोलना लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दे दीजिए। लेकिन उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस ड्रॉप को ख़राब होने से रोकते हैं। जैसे अपन अचार लेते हैं या कहीं कहीं दूसरी कंट्री जाते हैं और अपन यहाँ से इंडियन फूड लेके जाते हैं तो प्रिजर्वेटिव फ्री वाला देखते हैं और बोलते हैं यार ये नहीं ले जाएंगे, इसमें प्रिजर्वेटिव है, इसमें केमिकल डाला होता है। पनीर की सब्जी ले जानी है तो पैक पनीर नहीं ले जाते अपन, क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। सेम ऐसे ही ड्रॉप्स में भी केमिकल होता है और हमको ऐसे ड्रॉप को जब लंबे समय तक डालते हैं तो कभी कभी नुकसान होता है। लेकिन फिर भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मेडिकल से ले सकते हैं, उसको ही डालें, कॉन्टैक्ट लेंस की जगह मत डालें, उसका सॉल्यूशन अलग है। और कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन भी अच्छी कंपनी का लें। मोतियाबिंद की बात हो रही है, लेकिन मोतियाबिंद की सर्जरी पे जब आ जाते हैं तो वो किन ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसा कौन सा समय आ जाता है कि सर्जरी करानी आपके लिए ज़रूरी है? बहुत सारे लोग ना इसको लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर ने हमको उल्लू बना दिया। कुछ को लगता है कि यार फालतू में ना, हम लोग कुछ बार खुद भी लेट कर देते हैं, इतना लेट कर देते हैं कि मैं दोनों बातों पे आपको बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग है। पहला तो मान लो ये मेरी आँख है, आप देखेंगे ये हमारी आँख है और इस आँख में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे होता है मोतियाबिंद। इस मोतियाबिंद को मेरे को निकालना है तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काटते थे, इसको ऐसा खोला जाता था और मोतियाबिंद को निकाला जाता था। आजकल हो गया कि एक छोटा सा पेन नुमा चीज़ आँखों के अंदर डालते हैं। वो अंदर डालने के बाद, जी थैंक यू, ये अंदर डालने के बाद इसी से मोतियाबिंद को खा जाते हैं। जैसे हम मिक्सी में फ्रूट्स को डाल के घोल देते हैं और उसको डालने के बाद इससे अपन निकाल लेते हैं। तो कितना बड़ा छेद हुआ? पेन की नोक के बराबर। अगर ये पेन की नोक के बराबर छेद से इतने बड़े मोतियाबिंद को निकालना है तो क्या वो पत्थर होगा तो निकलेगा कि फ्रूट जैसा सॉफ्ट होगा तो निकलेगा? अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लैरिटी चाहूँगी, जैसे मेरे लिए मोतियाबिंद मैंने सुना है पर मुझे पता ही नहीं है मोतियाबिंद होता क्या है। ओके, तो हमारी आँख है जो एक कैमरे के जैसे काम करती है। कैमरा फोटो लेने के बाद ये केबल है जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर कहाँ है? ये हमारा दिमाग या कंप्यूटर है। तो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये आपकी आंखें फोटो खींच के आपके ऑप्टिक नर्व को भेज रही हैं और आपका ब्रेन इसको प्रोसेस कर रहा है। तो आंख हो गई कैमरा। कैमरे में होता है ये जो येलो एरिया होता है, ये रेटिना होता है, इसको हम रील कह सकते हैं सरल भाषा में, जो कैमरे में रील डालते थे पहले। और ये हो जाता है लेंस जो लाइट को फोकस करता है। और ये होता है सामने का कांच जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो सामने का कांच कॉर्निया, पीछे का रेटिना, बीच में फोकस करने वाला लेंस। ये लेंस जब वाइट हो जाता है ऐसा तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो जब ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद धुंधला दिखने लग जाए तो अपने को ऐसा लगे कि अब मेरे को धुंधला दिखने लग गया है तो हमको करा लेना चाहिए। सिंपल सा आंसर ये है। जिस समय व्यक्ति को अंदर से आवाज़ आने लग जाए कि अब मेरे को मज़ा नहीं आता। और कभी कभी क्या होता है, धुंधलापन भी ऐसा नहीं कि घर में ठीक लग रहा होता है, लेकिन बाहर जाते हैं तो जैसे गाड़ी आई सामने से तो चौंधी आ जाती है या तेज़ रोशनी में चौंधी आ जाती है। अगर कैसे भी किसी समय भी आपको धुंधला दिख रहा है तो हमको करा लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कभी बोलते हैं ना बैड लक होता है, तो उसी समय कुछ चीज़ें होती है और कुछ गड्ढा नहीं दिखा, कुछ गाड़ी नहीं दिखी तो हादसे होने के डर रहते हैं। तो हमको इसलिए डिले नहीं करना, नंबर 1 अपनी सेफ्टी के लिए। नंबर 2 मैंने आपको अभी बताया कि पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन ऐसे काट के करते थे, तो अगर आप डिले कर देंगे तो ये हो जाएगा पत्थर के जैसा। अगर पत्थर को निकालना है तो मैं इससे नहीं निकाल सकता। ये लेज़र मशीन है, ये अंदर जाएगी, घोल के पी जाएगी, जैसे मिक्सी में फ्रूट्स को घोल के पी जाते हैं। तो ये तभी पिएगी जब वो मिक्सी जैसा फ्रूट जैसा होगा। पत्थर को तो हम नहीं घोल सकते। तो नुकसान किसका होता है? अगेन मरीज का होता है। लेकिन अगर बहुत अच्छा दिख रहा है और अगर आपको डॉक्टर ने किसी ने सलाह दी कि भाई मुझे आपको मोतियाबिंद करा लेना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है कि दूसरे डॉक्टर से पूछ लें। अपन एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए कि डॉक्टर को दिखा के सर उन्होंने बोला है क्या ये सही है कि गलत है। बट अपने मन से नहीं बैठना है घर पे, क्योंकि बॉडी है हमारी, इसके मैकेनिक जो होते हैं डॉक्टर्स वो सही बताएंगे, अपने को पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो आपने सफ़ेद मोतियाबिंद, तो सफ़ेद और काला मोतियाबिंद में क्या डिफरेंस है? सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग कंफ्यूज हो। सफ़ेद मोतियाबिंद मतलब मोतियाबिंद जब सफ़ेद हो जाता है तो सफ़ेद मोतियाबिंद, ऐसे याद रखिए। काला मोतियाबिंद क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा जो आँख है ना, ये गुब्बारा है पानी का। तो पानी के गुब्बारे में कैसे पानी भरा होता है, पानी आएगा कहाँ से? ये जो पिंक वाला एरिया, ये पानी बनाता रहता है कॉन्स्टेंटली, और ये सामने की पुतली, यहाँ से पानी निकलता रहता है। तो ऊपर वाले ने गुब्बारे में पानी भरने का और निकालने का सिस्टम लगातार बना के रखा हुआ है। अगर भरने की जगह पानी आता जा, नल चालू है लेकिन निकलने की टंकी बंद हो गई है। अगर ट्यूब में हवा भरे जा रहे हैं और निकल ही नहीं रहा है तो ट्यूब क्या हो जाएगा? पत्थर जैसा टाइट हो जाएगा और ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, नज़र साइड से कम होती है। धीरे 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 करके इसको बोलते हैं काला मोतिया। और ये 40 साल के बाद हर वो व्यक्ति जो 40 साल के पार है उसको आंखों का प्रेशर एक बार एप्लेनेशन टोनोमीटर नाम की मशीन होती है उससे कराना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है तो पूरे परिवार में ग्लोकोमा की सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी है। ओह अच्छा।
अच्छा, अब ये तो आपने मोतियाबिंद का बताया। अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, चश्मे के बारे में बात हो रही थी और मेरे को भी चश्मा है। लेकिन ऐसा होता है, हमें हमेशा लड़कियों को ये रहता है ना कि यार मैं चश्मा उतरवा लूँ यार कैसे भी करके, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चियां आके पूछती हैं हमको कि भाई चश्मा कब उतरवाएं, जल्दी उतरवाएं। तो उसका आंसर ये है कि जब आपके दो ही क्राइटेरिया हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बुक मार्क कर लीजिए, ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। वो ये कि जब किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला कि आपकी एज होनी चाहिए 18+। ओके। दूसरी होनी चाहिए आपका नंबर पिछले 1 साल से चेंज ना हो रहा हो। सोचिए, कंप्यूटर तो क्या है, जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन होते हैं, आजकल रोबोटिक मशीन आ गई है, टचलेस, छूते भी नहीं। आजकल हम मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो उसको छूते भी नहीं है, बस मरीज को अपने को एक मशीन को अपने को ऑर्डर देना पड़ता है कि भाई मशीन जी -2 नंबर निकाल दीजिए, तो कंप्यूटर जी 2 नंबर निकाल देते हैं। लेकिन सोचो, अगर आपका एज अभी 16 ईयर्स है या आपका नंबर लगातार 12 हर साल बढ़ता जाता तो नंबर तो रुका ही नहीं। अच्छा। कंप्यूटर जी ने -2 निकाल दिया, लेकिन -2 पे गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी तो आगे बढ़ रही है। वो कंप्यूटर जी ने 2 निकाला था, फिर इसके बाद आधा नंबर और बढ़ गई, 6 महीने बाद जब हम आए फिर बढ़ा फिर हुआ। बढ़ गया। तो कंप्यूटर जी ने तो 2 ही निकाला था। तो उसमें फॉल्ट उसका नहीं है, फॉल्ट उस डॉक्टर की है जिसने गलत निर्णय लिया, फॉल्ट उस व्यक्ति की है जो समझा कि मेरे को जब नंबर बढ़ रहा हो तो नहीं कराना है, और मेरी 18 साल से ज़्यादा उम्र नहीं, क्योंकि 18 ईयर्स तक नंबर अमूमन बढ़ता है। तो 18 के बाद कराना है या नंबर स्टेबल हो, अगर ये दो हैं तो फिर नंबर वापस आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। और अच्छे सेंटर जैसे हमारा सेंटर है, हमारे पास तो ये हमने सुविधा दे के रखी है, आपका कभी भी नंबर वापस बढ़ेगा तो वी डू अ फ्री ऑफ कॉस्ट चेक ट्रीटमेंट फॉर दैट, सेम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इट्स अ लाइफ टाइम गारंटी। ओके। अच्छा, चूंकि आपने एक एज बता दी कि भाई 18+ हो गए तो आपको करवाना है, लेकिन इस उम्र के बाद हो गए तो नहीं करवाना? मान लीजिए 30 हो गए तो नहीं करवाना है? ये होता है आमतौर पर 40 के बाद, क्योंकि हमारी 40 के बाद एक नज़र कमज़ोर हो जाती है, वो है नज़दीक की। ओके। तो जो दूर और नज़दीक दोनों नज़र चाहते हैं, वो 40 के बाद नज़दीक का नज़र तो आएगा ही आएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अब चश्मा लगाना ही है तो हम क्यों कराएं। लेकिन कुछ एज ग्रुप है, जैसे कि लेडीज़ होती हैं जो थोड़ा सा ब्यूटी को लेके, लुक्स को लेके कॉन्शियस होती हैं, वो बोलती है मैं चश्मा नज़दीक का लगा लूँगी, सब मुझे दूर का निकाल दीजिए। तो इट इज़ पॉसिबल, बट विद अ कैच, एंड वी टेल द पेशेंट्स, हम बताते हैं, समझाते हैं अच्छे से। जैसे न्यूज़ रीडर हैं आप, वो चाहते हैं कि भाई कभी ना लगाऊं, मैं टीवी के सामने मैं नहीं आना चाहती चश्मा लगा के, आप नज़दीक के लिए मैं लगा लूँगी, आप दे दीजिए मुझे। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, अब आप समझ गए होंगे। तो उसमें हम बहुत फ्रीली नहीं करते, हम समझते हैं और मरीज को समझाते हैं, जब वो कन्विंस होते हैं तो उसके बाद ही करते हैं। लेकिन हमेशा क्या रहता है, बजट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब हमने मोतियाबिंद की बात कर ली, आपने ये ट्रीटमेंट जो बताया, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, इसको लेसिक ट्रीटमेंट कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, अब लेसिक ट्रीटमेंट और मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन की आपने थोड़ी देर पहले बात की, इनमें क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल, ये पुतली जो होती है ना हमारी, जब लाइट, फिजिक्स में पढ़ते हैं, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सबसे ज़्यादा मुड़ती है। ओके। तो ये मीडियम है एयर, ये मीडियम है लिक्विड, लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ती है यहाँ पे, मतलब ये कॉर्निया ही है जो पावर डिसाइड करता है। इस कॉर्निया का शेप मैं थोड़ा सा माइक्रोन में भी चेंज कर दूंगा ना, तो आपका नंबर उतर जाएगा। ये हो गया लेसिक ऑपरेशन। और लेंस जो होता है वो अंदर होता है, इस लेंस को निकाल के जब दूसरा लेंस लगाया जाता है वो है कैटरेक्ट ऑपरेशन। अब हमने सुन लिया ऑपरेशन, हमने सुन लिया सर्जरी, दूसरा जो है चीज़ दिमाग में, बजट, कि भाई पैसा बहुत लग जाएगा, कौन सर्जरी करवाए, कितना हमारे को ट्रीटमेंट में पैसा खर्च करना पड़ेगा, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके लिए कोई अगर जानकारी आप दें। जो हमारे अस्पताल में, हमारे यहाँ पे एक फाउंडेशन हम चलाते हैं, इसका नाम है उषा फाउंडेशन, जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो 50 ईयर्स से ज़्यादा का है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी ग्रुप, किसी भी सोशो इकोनॉमिक लेवल से आ सकता है, उसका हम चेकअप फ्री करते हैं एज अ रिस्पेक्ट टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स। उसकी उम्र 60 एंड अबव होनी चाहिए, किसी हमारे अलग अलग ब्रांचेस में कहीं पे भी आ जाए, एसबीएच हॉस्पिटल में उनको फ्री करते हैं। तो पैसे का हर्डल हम होने देते नहीं है। कोई भी अच्छा डॉक्टर ना हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करता, वो नाम के लिए काम करता है और खुशी के लिए काम करता है। नंबर 2, जो बच्चियां लेज़र नहीं करा पाती, जैसे किसी कारण से वो गरीब घर की बच्ची है, वो शादी नहीं हो रही है उसकी, तो उनके लिए अगर उनके पास अंत्योदय गरीबी रेखा कार्ड है तो उनका हम पूरा लेज़र फ्री कर रहे हैं। तो कोई ऐसी बच्ची आपके नज़र में आए, आपके पहचान में हो, जिनके पास अंत्योदय गरीबी रेखा कार्ड हो, उसका हम पूरा का पूरा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। नंबर 3, कि जिनका मोतियाबिंद हो रहा है, और मोतियाबिंद वो अच्छे अस्पताल में इसलिए नहीं जाते कि ये भाई यहाँ जाएंगे तो बहुत खर्चा बता देंगे, यहाँ जाएंगे तो उनको डर भी लगता है कि भाई मेरा कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं ऐसी ऐसी जगह चला गया कहीं पे मैं, उनको ये भी लगता है कि मेरे केयर मिल जाए, ध्यान मिल जाए, पर वो डरते भी हैं सीढ़ी चढ़ने में कि कहीं पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। तो इनके पास भी जो बीपीएल कार्ड हुनर हैं, जिनके पास गरीबी रेखा कार्ड है, उनका सरकार ने आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद को हटा दिया है। तो बेचारे
थोड़ा परेशान हो गए हैं मुझे लगता है। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट का। तो हमने अपनी तरफ से पहल करी है कि जो अंत्योदय कार्ड इनके पास बीपीएल कार्ड है वो हमारे पास आए, उनका सिर्फ 2,000 रुपये में मोतियाबिंद, बिना टाँके वाला मोतियाबिंद हम करके दे देंगे। और क्या चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने ये बता दिया कि ये सर्जरी में डिफरेंस है, ये मोतियाबिंद की सर्जरी है और ये लेसिक सर्जरी है। अब मान लीजिए बुजुर्ग कोई है या फिर कोई ऐसा बच्चा है या यंगस्टर है, ये बीमारियां तो आम हो चुकी हैं आजकल। अब मोतियाबिंद भी है, चश्मा भी लगा हुआ है, चश्मा भी हटाना चाहते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाना चाहते थे, एक साथ हो सकता है दोनों? आजकल हम एक मोबाइल फ़ोन पे एक अमूमन बेसिक आदमी भी 20,000 रुपये खर्चा कर देता है। हाँ। जो 3 साल भी शायद चला ले, 5 साल चला ले तो बहुत बड़ी बात है। तो एवरेज अर्निंग पर फैमिली बढ़ गई है, हर फैमिली में 2-4 मेंबर्स अर्निंग हो जाते हैं। तो जब हम मोबाइल फ़ोन पे 5 साल के लिए, 3 साल के लिए 20,000 खर्चा करते हैं, तो बहुत सारे लोग आजकल मेरे पास ऐसे भी आने लगे हैं जो मोतियाबिंद में आपके जैसे क्वेश्चन करते हैं कि मोतियाबिंद में चश्मा उतर सकता है क्या। हाँ। तो आंसर है यस। आज मोतियाबिंद ऑपरेशन में ऐसे लेंसेज आ गए हैं जो मोतियाबिंद ऑपरेशन करके आपको मैं चश्मा फ्री कर सकता हूँ। मेरे पास 60 ईयर ओल्ड 70 ईयर ओल्ड दादियाँ, नानियाँ, मम्मियाँ आती हैं, उनको हम चश्मा फ्री कर देते हैं। बिल्कुल। ये दो जो आपने पहल बताई है, एक तो आपने बताया बुजुर्गों के लिए, इसके साथ आपने लड़कियों के लिए बता दिया। कई ऐसे लड़कियों के हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही, चश्मा लगा हुआ है। और ऐसा ना देखने को भी मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे ऐसी जगह है जिनको ना चश्मे वाली लड़की नहीं चाहिए। और आपने बहुत अच्छी आपके हॉस्पिटल की एक पहल है कि यहाँ पर आप आके अपना एक बहुत मिनिमल अमाउंट में आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन आप इसी के साथ ये भी बता रहे थे कि अगर हम देखिए ऑपरेशन करवाया, मान लीजिए मैंने ऑपरेशन करवाया, अब मेरे माइंड में ये रहेगा कि अरे यार दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दोबारा पैसे खर्चने पड़ेंगे, दोबारा फीस देनी पड़ेगी। अब एक आपने बता दिया कि सर्जरी के लिए छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, अब उसके बाद दोबारा आना पड़े, तब ऐसा कुछ रहता है? देखिए, बुजुर्गों के लिए मैंने कहा 50 रुपए कम खर्चा लेते, वो भी कई बार वो भी गरीब आदमी हाथ जोड़ ले तो वो भी नहीं लेते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा सम्मान रहे, 50 रुपये देने से आदमी थोड़ा सा इज्जत करता है इस चीज़ की। फ्री की चीज़ों की कई बार वैल्यू नहीं करते हैं लोग, लेकिन अगर गरीब आदमी आए तो वो भी नहीं लेते, तो वो तो इश्यू नहीं है। दूसरा हमने बता दिया कि जो ऑपरेशन के बाद हम लोग जो पेड़ वाला सर्जरी भी करते हैं कैटरैक्ट, तो हम 1 महीने तक पूरा पैसा नहीं लेते उनसे। तो उनको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, जब तक बोलते हैं ना हमने एक जवाबदारी ली है, आपको नाव में बैठाया तो आपको उतर के जब तक आपको सामान हैंड ओवर करके बाय बाय नहीं कर देंगे, हम ऐसे बार बार नहीं करते, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ रेपुटेशन। मैंने कहा ना, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रेपुटेशन एंड सेटिस्फैक्शन इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। अच्छा, जो आप सब कुछ ट्रीटमेंट आपने बताया, तो क्या इनमें कोई जोखिम भी रहता है या कोई मिथ होते हैं लोगों को, अरे यार मैंने आज ऑपरेशन करवा लिया है, हमेशा देखा जाए थोड़ा टाइम बाद मुझे फिर भी चश्मा दोबारा से लग गया? जैसा कि मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताए, अगर उस 2 लक्ष्मण रेखा को हम पार नहीं करेंगे, पहला कि मेरी एज 18 ईयर से ज़्यादा ना हो, और दूसरा मेरे को नंबर चेंज ना हो रहा हो बार बार, तो हमको कभी भी दोबारा नंबर नहीं आएगा। और थर्ड हमने बोला है कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी लेज़र कराते हैं आजकल, मैंने कहा आपको कि बिना छुए वाला लेज़र हो गया है, टचलेस लेज़र आ गया है, तो हम कभी भी आप उसको नंबर आता है, हम लाइफ लॉन्ग की गारंटी देते हैं। आपको दूर का नंबर हमारा किया हुआ वापस आएगा, हम दोबारा सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। ग्रेट। कितने दिन हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, कितने समय में रिकवरी होती है? एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन कंज्यूमरिज्म के साथ ही जुड़ा है कि हम जैसे होटल में जाते हैं, हमको खाना देता है तो हमको ना ज़रा सी भी असुविधा की आदत नहीं रह गई है। तो कई बार हम जब बहुत अच्छा लेज़र करा रहे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कैटरैक्ट सर्जरी 1 लाख की भी होती है और नंबर हट जाता है उसमें, तो उसमें मरीज को लगता है कि अब मैं 1 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, तो क्या मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे वो एक बच्चे को पैदा करना हो, बच्चे को बड़ा करना हो, या एक साइकिल सीखना हो, कोई भी अच्छा काम जिंदगी में बिना तकलीफ के हम नहीं उठा सकते। डॉक्टर के पास जाएं, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा समझें कि हाँ भाई मैंने ऑपरेशन कराया है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो 6-7 दिन का 5-7 दिन का टाइम सब में, चाहे कैटरैक्ट सर्जरी हो, चाहे ये नंबर हटाने का सर्जरी हो, उसमें समय लगता है। धीरज रखें। आपका डॉक्टर को सबसे ज़्यादा आपकी चिंता है क्योंकि उसका नाम उससे जुड़ा हुआ है, तो ही विल डू हिज बेस्ट, जस्ट हैव फेथ। अब देखिए, हमने ये तमाम सर्जरी चीज़ों की बात की है, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं जिस कारण आपकी आंखें प्रभावित ना हो? अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियां, अगर जो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं वो उनके लिए फ़िश, एग और सारे नट्स बहुत अच्छे होते हैं। पानी खूब मात्रा में पिएं, खासकर लड़कियां, मैंने देखा भारतवर्ष में ऐसी आदत पड़ी हुई है, पानी कम पीती हैं। 3 to 5 बॉटल्स ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में 60-70% वाटर है, 30% सॉलिड होता है, तो पानी खूब पीना चाहिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमारी बॉडी एक गाड़ी है, उसी गाड़ी से हमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब गुजारना है, तो उसको संभालने के लिए थोड़ा आधे घंटे की सर्विसिंग हमें भी करनी है। ऐसे नहीं कि जब वो शोरूम में जाएगी तो ही सर्विसिंग होगी, भाई हम भी थोड़ा चमका सकते हैं उसको। थोड़ा वॉक कर लीजिए 15 मिनट, नेचर को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम, योगा कर लीजिए। दिस थिंग्स गो अ लॉन्ग वे।
आपकी एजिंग को रोकता है, आपके हेल्थ को वो करता है, न सिर्फ आंख बल्कि आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। हमेशा क्या होता है, माँ बच्चे का ख्याल रख लेती है, माँ अपना या फीमेल जो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि पौष्टिक आहार नहीं लोग ले पाते हैं, लेकिन वो आंखों के लिए आपके बहुत ज़रूरी है। मैं आपके प्रोग्राम से एक निवेदन करना चाहूँगा, बहुत अच्छा। एसबीएच वुमेंस हॉस्पिटल जो हमारी ब्रांच है, मैं मेरी वाइफ जो चलाती हैं, छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स है, माइंड बॉडी सोल फॉर वुमेंस करके एक प्रोग्राम ला रहा है। इसमें माइंड को कैसे हेल्दी रखना, कैसे स्ट्रेस, आपको पता नहीं होगा बहुत सारी लड़कियों को डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होता है एंड दे कमिट सुसाइड, दे डाई, लिविंग अ स्मॉल बेबी, छोटे बच्चे को छोड़ के अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। इट इज़ सच अ डेंजरस थिंग। मेंटल हेल्थ को हम बहुत लाइट में लेते हैं, स्ट्रेस को हम दीवार को बोलते हैं, चार दीवारी के अंदर वाली चीज़ होती है। कभी बाहर भी आएंगे तो हम मुस्कुरा के बात करते हैं, बट घर के अंदर हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये माइंड बॉडी सोल का प्रोग्राम है। कभी हम आपको चाहूँगा कि आप आके उसको बताइए लोगों को, और उसमें माइंड कैसे हेल्दी रखें, बॉडी कैसे हेल्दी रखें और आत्मा को कैसे हेल्दी रखें, तीनों पे बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं चाहूँगा कि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। वो निःशुल्क प्रोग्राम है, हम लोगों के लिए करते हैं। ओके, अब मेरे माइंड में एक और बात आई है कि ये लेसिक सर्जरी की हम बात पहले कर रहे थे। लेसिक सर्जरी के बाद ऐसा होता है कि बार बार आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, मोतियाबिंद की सर्जरी में बार बार दिखाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आपने देखे हैं, आपको नहीं लेकिन वैसे होता है कि वो क्या करते हैं, 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, फीस के चक्कर में लोग फिर जाते ही नहीं है। इसीलिए ना हमने फीस नहीं ली है। हाँ। और हम बुलाते बार बार है। क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि फीस के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि आपका केयर बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आज मेरा हाथ कट जाए तो उसकी केयर आज ज़्यादा जरूरी है, 2 दिन बाद जरूरी है, कि 1 महीने बाद जरूरी है? अभी जरूरी है। अभी गलत रास्ता पकड़ना होगा, बच्चा छोटा होता है तो गलत रास्ता पकड़ लिया तो बिगड़ गया। अभी मैं इसको पकड़ लूंगा तो फर्स्ट डे 1, डे 3, डे 7, 1 मंथ बाद, 1.5 महीने बाद, ये कैटरेक्ट सर्जरी का नॉर्मल है। वैसे ही लेसिक में डे 1, डे 2, डे 7, डे 45 ऐसे बुलाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, एंड यूजुअली वी डोंट चार्ज फॉर इट। आपके माइंड में अगर कोई भी मिथ है कि लेजर ट्रीटमेंट कराने से ये चीज़ हो जाती है, लेसिक कराने से ये दिक्कत आती है, मोतियाबिंद करवाने से ये परेशानी होगी, और सबसे अच्छा अगर आपके माइंड में बजट की कोई परेशानी है, बजट अगर आप कोई तय कर लेते हैं इतने रुपए नहीं है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उसका भी आपको जो कहते हैं उपाय है डॉक्टर ने बता दिया है। आप इस हॉस्पिटल में आके कई ऐसे इलाज है फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। मात्र 50 रुपये, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 50 रुपये खर्च करके आप अपना इलाज जो है वो करा सकते हैं। अगर कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो हमेशा ये परेशान रहती है, आप कह सकते हैं कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी तो कैसे मेरी शादी होगी, मेरे को आंखों में चश्मा लगा है, मोटा चश्मा लगा है, और महिलाओं को हमेशा जो है ब्यूटी से बहुत प्यार होता है, अपने फेस से बहुत प्यार होता है। तो बस आपको इतना करना है, हॉस्पिटल में आना है, अपना नाम देना है, आपके पास ऐसा कार्ड है और वो बीपीएल कार्ड लेके आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। एशियन स्पेशल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।